नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने पिछली क्लास में ज्योग्राफी को क्लास को एक चट्टान हमने पढ़ा था। चट्टान में हमने देखा था कि पहली चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जिन्हें प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें भी कहा जाता है, हमने उसको समझा था ठीक से। अब हम उसके बाद में मैंने हम लोग कल पिछली क्लास में एक डायग्राम बनाया था ना कि हमने देखा था चट्टानों के प्रकार में। हमने इधर लिखा था आग्नेय चट्टान को हमने वर्गीकरण करा था 3 निर्माण स्थान के आधार पर और ठीक है ऐसे रवों के आकार के आधार पर और ऐसे कर 3 हमने बांटे थे। ऐसे ही हमने फिर दूसरा चट्टान के प्रकार में दूसरी चट्टानें जो हमने बांटी थी ये अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों में भी हमने फिर क्लासिफिकेशन अलग से करा था, उसका वर्गीकरण किया था। तो उसमें भी हम देखेंगे आंतरिक देखा था हमने ना, ऐसे करके जैविक या कार्बनिक और एक हमने देखा रासायनिक। तो ऐसे करके देखा था। तो अब उसको हम समझते हैं क्या, जो मैंने कल कह दिया था आपसे पिछली क्लास में कि आप उसको ऐसे रहने दीजिएगा। हम लोग जब पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें तब हम लोग समझ लेंगे। इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो आप इसको अगर अलग से फिर बनाना चाहे तो अवसादी चट्टानें ऐसे लिख आप बनाएंगे जब, तो अवसादी चट्टान में आपने देखेंगे एक तरह की आंतरिक अवसादी चट्टानें हो जाएंगी, फिर आपकी रासायनिक अवसादी चट्टान हो जाएंगी, जैविक या कार्बनिक जैविक लिखना चाहो जैविक या कार्बनिक अवसादी चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना दोगे। इनको हम लोग समझ लेते हैं दरअसल अवसादी चट्टानें हैं क्या। तो अवसाद आप समझते होंगे सेडिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सेडिमेंट छोटे छोटे कण अलग से होते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान थी या फिर जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो प्राथमिक चट्टान, तो आग्नेय चट्टानों में क्या है, तो उन पर अलग अलग प्रक्रिया से क्रिया निकलती है। जैसे भौतिक होती है कोई क्रिया, रासायनिक क्रिया, रासायनिक लिखा है रासा, और ये यहाँ पे मैंने छोटा लिख दिया, पहले डॉट करके लगा देते ना। तो रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से गुजरती हैं। तो अगर जो चट्टानें होती हैं ना, बहुत सारी भौतिक प्रक्रिया होती है, हवा चल रही है, बहुत सारी पानी बरस रहा है, ठीक है, धूप भी पड़ रही है, सब कुछ होते हैं भौतिक रासायनिक, बहुत सारे जैविक प्रक्रम से गुजरती है। फिर उसमें जीव भी चल रहे हैं, कोई दिन कर रहा है, मर रहा है, ये सब हो रहा है। तो भौतिक रासायनिक जैविक प्रक्रमों से बहुत सारी चट्टानें ऐसे जब गुजरती हैं तो उनमें छोटे छोटे कण उसके टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उन्हीं छोटे कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। पहले बात तो समझिए, यानी कि सेडिमेंट्स बोलते हैं उन्हीं छोटे कणों को, ठीक है ना। तो छोटे कणों को अवसाद बोलते हैं और ये जिनमें टूटती वो चट्टानें। ठीक, अब एक छोटी साइकिल यहाँ पे समझें कि अवसाद जो होते हैं, ठीक है, यानी कि अवसाद जो होते हैं सेडिमेंट्स होते हैं, ये जो एरो इधर गया फिर नीचे आया फिर इधर गया, ठीक है। एक थोड़ा सा समझ लिए कि अवसादों का परिवहन होता है, ठीक है, यानी कि परिवहन का इधर से उधर जाते हैं। तो हवा चलती है, वायु द्वारा चले जाते हैं, या नदी के जब बहता हुआ जल होता है उसके द्वारा चले जाते हैं, हिमानी होते हैं, ठीक है, अलग से। तो अलग अलग तरीक़ों से ये परिवहन करते हैं, कई उनके परिवहन के कारक होते हैं अलग अलग। तो परिवहन करेंगे, अवसाद छोटे छोटे कण होंगे, इधर से उधर जाएंगे उड़ के, ठीक है। तो उड़ के जाए, पानी जाए, हिमानी के द्वारा जाए, कैसे भी जाए, तो उनका अलग अलग कारणों से परिवहन होता है। फिर परिवहन के द्वारा जहाँ जाते हैं वहाँ रुकते हैं, तो वहाँ उनका सघनीकरण होता है, एक दूसरे आपस में मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आ गए तो ऐसे मिलेंगे आपस में, सघनीकरण होगा। फिर उसके बाद अगर एक प्रोसेस समझनी है तो सघनीकरण सीमेंटेशन होता है उसके बाद में, ठीक है, फिर कठोर होने लगते हैं। तो दरअसल सघनीकरण और सीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो कठोर होने की प्रक्रिया है, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं कि अवसाद परिवहन के द्वारा फिर ऐसे कठोर होंगे। तो कठोर जब होंगे तब वो अवसादी चट्टान बनते जाके, यानी कि छोटे छोटे कण जब वो उड़ के ऐसे कर जाते हैं और फिर जमने लगते हैं, धीरे सघनीकरण उनका होने लगता है, यानी सघनीकरण के बाद जो सीमेंटेशन होता है, ये पूरी कठोरीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कठोर होते हैं धीरे धीरे। तो फिर वो अवसाद धीरे धीरे जो जिस चट्टान का रूप लेते हैं उस चट्टान को क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शिलीभवन बोलते हैं, शिलीभवन प्रक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया को यानी अवसाद से अवसादी चट्टान बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलेंगे शिलीभवन, यानी कि लिथिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान के बारे में इतनी ही बात है, ध्यान रखना बस कि अवसादों से जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान। और अवसाद क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक, भौतिक, जैविक प्रक्रमों से होकर गुजरती हैं। तो छोटे छोटे कण टूट जाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम अवसाद बोलते हैं। और ये अवसाद परिवहन के द्वारा, मतलब परिवहन होता है इनका, तो उसके बाद में ये जहाँ पर भी जाते हैं तो चट्टानों की परतों में जमने लगते हैं, सघनीकरण होने लगता है अलग अलग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर जब वो जम के कठोर हो जाते हैं तो ऐसी चट्टान जो हल्की चट्टान जो बनती है वहाँ पे मुलायम जैसी, वो उस चट्टान को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो हमें ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही पढ़ना है। ये दूसरे प्रकार की रॉक्स है चट्टानों के प्रकार में। हम लोग पहले प्रकार की आग्नेय या इग्नेस रॉक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब इनकी अगर विशेषताएं देखें, विशेषताएं यानी कि, ठीक है, तो विशेषताओं में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखना है तो ये फिर से देखो मैंने ऑल्सो लिखा है। ऑल्सो का मतलब क्या होता है कि भाई इसे ये भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि तलछटी लिखा हुआ, तलछटी चट्टान, मतलब अवसादी चट्टानों को तलछटी चट्टानों भी कहीं कहीं कहते हैं। कहाँ कहते हैं, जब जलीय तंत्रों की तली पर अगर, जो हमने कहा ना जल की नदी के जल जब बह रहा है, जो नदी का जल, तो उसके द्वारा भी कण जा रहे हैं छोटे छोटे बहते हुए, तो उसमें हम बात करेंगे
तो जलीय तंत्रों जिसकी तली पे बैठ जाएंगे, अगर जो जहाँ पे बैठ के वहाँ पे और जम जाते हैं, तो जलीय तंत्रों की तली पर अगर ऐसी चट्टानें बनने लगती हैं और पाई जाती हैं तो उन चट्टानों को क्या बोलते हैं, तलछटी चट्टान, यानी कि वो भी एक अपसादी चट्टान का उदाहरण है, लेकिन उनको बोलने के हिसाब से हम क्या बोल लगते हैं, तलछटी चट्टान। ठीक। फिर दूसरी विशेषताओं में लिखा हुआ है परतें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रवों का अभाव होता है। रवों क्या, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, रवो बोलते हैं क्रिस्टल, यानी कि खनिज जो होते हैं आपस में मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं, खास तौर से एक पैटर्न बनाते हैं ना, ज्यामितीय पैटर्न बनाते हैं, तो ज्यामितीय पैटर्न उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टल बोलते हैं, यानी कि रव बोलते हैं, रवे बोलते हैं। तो इसमें रवे नहीं होते हैं। आग्नेय चट्टानों ने देखा था कि वहाँ परतों का अभाव होता है, वहाँ परतें नहीं होती हैं, लेकिन रवे पाए जाते हैं। इसमें क्या है, परतें पाई जाती हैं लेकिन इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रवे हम लोग पिछले क्लास समझ रहे हैं क्रिस्टल्स होते हैं। ये हो गया। तीसरी वाली विशेषता में लिखा हुआ है तुलनात्मक तौर पर ये मुलायम होते हैं। अब कौन से किससे तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे तो आग्नेय चट्टानों से जो पढ़ चुके हैं, तो तुलनात्मक तौर पे मुलायम होते हैं। बाकी जब मुलायम है तो जल्दी अपरदित हो जाएंगे। अपरदित की हम बात कर चुके हैं। अपरदित को हमने कहा था कि अपक्षय और अपर्दन की जो क्रिया है, वेदरिंग की जो क्रिया है, ये सब क्रियाएं हम आगे अच्छे से विस्तार से बहुत बढ़िया कर पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि जो हल्का से टूट फूट हो जाती है, काट छाट हो जाती है, तो इसलिए जल्दी मुलायम है तो जल्दी अपरदित हो जाएंगे, जल्दी टूट फूट जाएंगे, जल्दी हट जाएंगे उसके ऊपर से। बाकी इनमें क्या होते हैं, परतें जब बनी होती है, जैसे परतें जब पाई जाती हैं इसमें, तो ऐसे परतें हैं ऐसे पाई जा रही है, हमने कहा ना परतें पाई जाती हैं, लेकिन रवों का अभाव होता है। लेकिन परतें जो पाई जा रही है ऐसे करते, परतों के बीच में कई बार ऐसे करके अवशेष जो बहुत सारे होते हैं, जीवाश्म के अवशेष होते हैं, वो सब पौधे हैं, मरे हुए पक्षी, पशु पक्षियाँ हैं बहुत सारे, तो ये जीवाश्म यानी कि वो उन परतों में दबे हुए पाए जाते हैं। तो इसके माध्यम से, यानी कि हमने आग्नेय चट्टानों में देखा था वहाँ तो परतें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे जीवाश्मों का अभाव होता है, लेकिन इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, होते तो जीवाश्म जब होते हैं तो इनसे आपको प्राकृतिक गैस मिलेगी, कोयला मिलेगा। ठीक है, और क्या मिल सकता है, ऐसे करके नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, और पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें आपको इसमें जो एरो मार दिए, इसमें आपको कोयला लिख लो, पेट्रोलियम लिख लो, ये सब चीज़ें खनिज लिख सकते हो, अभ्रक लिख लो, ये सब इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जीवाश्म होते हैं तो आपको खनिज है या फिर खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ऐसे करके लिख सकते हो, तो मिलने लगेंगे। बाकी इनके साथ साथ जीवाश्म के साथ आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि ऐसी ये चीज़ें भी आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था वहाँ पे जीवाश्म का अभाव होता है, आग्नेय चट्टानों में ऐसा नहीं है। तो ये विशेषताओं के तौर पर हो गया। एक और विशेषता और समझनी है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बन जाएगा। जैसे भूपृष्ठ हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, जो भूपृष्ठ होता है, ऊपर का क्रस्ट होता है, तो भूपृष्ठ का अगर भूपृष्ठ को फैलाव देखें, यानी कि भूपृष्ठ अगर आप ऐसे गोला जो देख रहे हो, ये भूपृष्ठ का देख रहे हो, तो इसमें गोला अगर इसके ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, सिर्फ फैलाव देख रहे हो, तो लगभग यानी कि अगर एक पाई चार्ट बनाए तो इतने एरिया में लगभग 75% एरिया में, ठीक है, यानी कि 75% एरिया में फैलाव के माध्यम, यानी कि इतने एरिया में तो ये फैला हुआ है। फैलाव के हिसाब से देखें तो 75% एरिया पे अपसादी चट्टान ऊपर से ऐसे फैली हुई दिख रही है, यानी जगह जगह आपको अपसादी चट्टान दिखेगी, ऊपर देखोगे। लेकिन अगर हम भूपृष्ठ का निर्माण देखते हैं, जब हमने ऐसे करके बनाया था पीछे डायग्राम, आपको ध्यान हो, जब हम परतें पढ़ रहे थे, पृथ्वी की परतें पढ़ रहे थे, तो अगर हमने ये भूपृष्ठ ऐसे बना दिया, इतना बड़ा भूपृष्ठ, इतना मोटा बना दिया अगर भूपृष्ठ को, तो ध्यान रखना, तो इसके निर्माण में, यानी कि इतने एरिया में अगर मान लो 5% निर्माण में इसका अपसादी चट्टान है, बाकी 95 में अन्य चट्टानें हैं। ठीक है, ये थोड़ा बात समझे, मतलब ऊपर से नीचे तक 5% का नहीं है, लेकिन बात यहाँ ये बताना है कि अगर हम ये बात करें भूपृष्ठ जो यहाँ से जमीन तक पूरा निर्माण है, तो टोटल आपको एरिया में आपको 5% देगी। तो निर्माण में, भूपृष्ठ के निर्माण में तो 5% है, और फैलाव में 75% है। यानी फैलाव अगर देखना चाहोगे तो ऊपर से देखोगे तो ये पाई चार्ट ऐसे बनाओगे इस तरीके से, इतना एरिया छोड़ दोगे 25% वाला एरिया, इसमें अन्य चट्टानें आ जाएंगी, बाकी फैलाव में ऊपर से भूपृष्ठ पे आपको फैलाव में 75% अपसादी चट्टानें दिखेंगी। लेकिन भूपृष्ठ के निर्माण में जब हम ऐसे देखेंगे, ऊपर जो मोटा भूपृष्ठ है, तो ये देखो, ये मोटाई गहराई में ऐसे हो रही है, यानी कि ये मार्कर अगर ऐसा, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा, ये गहराई होगी, तो इसमें अगर ये पूरा भूपृष्ठ है तो इतना ऊपर का एरिया ले लो, कहीं कहीं से यहाँ से थोड़ा ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, तो ऐसे करके 5% एरिया घेरेगा, तो ये अपसादी चट्टान घेरेगी। बाकी 95% में, यानी कि 95% में क्या है, अन्य चट्टान है। लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा, इसको बिल्कुल टॉप देखूंगा जब, तो टॉप में मुझे ज़्यादा अपसादी चट्टानें दिखेंगी। ठीक है, यानी कि एक एरिया 75% एरिया में मुझे फैलाव में क्या दिखेंगी, ये मुझे दिखेंगी, ये फैलाव इनका भूपृष्ठ में अपसादी चट्टानें ऊपर दिखेंगी, बाकी क्या है जो 25% के आसपास एरिया बचेगा वो अन्य चट्टानों से ऊपर दिखेंगे। ठीक है, कुछ आपको समझ में आया होगा आई होप कि ये एरिया और ऐसे देखने में अलग अलग नजरिया, तो ये फैलाव की दृष्टि से हो जाएगा ऊपर से देखने पर, टॉप देखूंगा मैं, और ये थोड़ा सा निर्माण की दृष्टि से। ठीक है, तो फैलाव की दृष्टि में ये 75% एरिया कवर कर रही है, और निर्माण की दृष्टि में ये 5% एरिया कवर कर रही है। कौन सी अपसादी चट्टानें। अब इनके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, जो हमने ऐसे करके बात कर रहा था। वर्गीकरण में अपसादी चट्टानें, यांत्रिक अपसादी चट्टानें, रासायनिक अपसादी चट्टानें, जैविक या कार्बनिक अपसादी चट्टानें। तो यांत्रिक अपसादी चट्टानें क्या होती हैं वो समझ लेते हैं।
मतलब ऐसी चट्टानें जिनके निर्माण में जल, पवन, हिमनद की क्रिया, ठीक है, यानी कि ऐसे मतलब इनकी क्रिया से बनते हैं जल, पवन, हिमनद, यानी जल बह रहा है, पवन जा रही है, हिमनद जा रहा है, तो इनके निर्माण, इनकी मतलब जब इनका निर्माण, ऐसी चट्टानों का निर्माण जब इनकी वजह से होता है, इनकी क्रियाओं से होता है, तब उन चट्टानों को क्या बोलते हैं? यांत्रिक चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, जो हमने यांत्रिक परत पढ़ी वही चीज़ें है। तो इसमें क्या है, जिन चट्टानों का निर्माण इन क्रियाओं से होता है, जल, पवन, हिमनद, तो उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसमें एग्जाम्पल देखा तो चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, लोएस है और टिलाइट है। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये तो चलो एक बार को आप याद कर लो, लेकिन लोएस से ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, टिलाइट के ऊपर बन सकता है। लोएस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमने समझ लिया कि लोएस क्या है, जैसे गर्म और जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे धूल के कण, धूल है, रेत है, ठीक है, मिट्टी, इनके कण उड़ते हैं वायु द्वारा, वायु चलेगी इधर से उधर, तो उसके द्वारा धूल के कण से उड़ के जा रहे हैं, रेत के कण उड़ के जा रहे हैं, मिट्टी के कण जो उड़ के जा रहे हैं वो कहीं पर जाके इकट्ठे होंगे, वहाँ सघनीभूत होंगे, ठीक, घनीभूत हो जाएंगे। तो सघनीकरण जब उनका होगा तो वहाँ पर जो चट्टानें बनेंगी वो सारी चट्टानें होंगी। तो वैसी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? लोएस। ठीक है, उनका एग्जाम्पल लिखा जाएगा, यानी ऐसी अवसादी चट्टानें जिनका एग्जाम्पल क्या है? लोएस। तो लोएस जो अवसादी चट्टान है एक तरीके से, ये कैसे बनी है? वायु द्वारा जो लाए गए धूल और रेत के कण हैं उनसे बनी है लोएस। ठीक है, ये आपको चीन के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में मिल जाएगा, वहाँ पर एक लोएस पठार, ये फिर प्लेटू बनते हैं, लोएस ये बनते हैं, ऐसे लोएस पठार, वहाँ पे लोएस पठार पर वो अच्छा खासा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, तो बाद में जो धूल और रेत के कण जो इकट्ठे होते हैं ये पठार बन जाते हैं, प्लेटू बन जाते हैं। तो वहाँ पर चीन में उत्तर पश्चिम में लोएस पठार का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक, बाकी हम जो टिलाइट है ये क्या है, जो हिमनद लेके आते हैं, हिमनद लेके आते हैं वो हिमनद से जो हिमनद जो अवसाद लेके आते हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं, तो उनसे जो चट्टानें बनती है उनका वहाँ पर नाम क्या रख दिया? टिलाइट चट्टान नाम रख दिया। ठीक है, दरअसल वो भी अवसाद चट्टान है और ये भी अवसादी चट्टान है, लोएस भी, और ये भी अवसादी चट्टान है। ठीक है, लेकिन ये हिमनद द्वारा लाई गई तो उसको टिलाइट चट्टान बोल दिया। वो वायु द्वारा लेके आ रही है, गर्म और शुष्क प्रदेशों में धूल और रेत के कण से बना रही है, तो इसको हमने लोएस बोल दिया। ठीक है, अब ये रासायनिक, अब देखो यांत्रिक समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसी अवसादी चट्टानें जिनके निर्माण में इनकी क्रिया होती है। ठीक है, जल, पवन, हिमनद की आदि क्रिया होती है। अगर अब हम देखें रासायनिक वाले में कि ऐसी अवसादी चट्टानें जिनके निर्माण में विशिष्ट रासायनिक, ये रासा और ये डॉट, रासायनिक पदार्थों का योगदान होता है, यानी कि ऐसी अवसादी चट्टानें जिनके निर्माण में विशिष्ट रासायनिक पदार्थों का योगदान होता है, वो चट्टानें क्या कहलाती है? रासायनिक अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल फिर वही चूना पत्थर है, सेंधा नमक है, यानी सॉल्ट रॉक, यानी रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, सेंधा नमक, जिप्सम, पोटास, हेलाइट। ठीक है, पाकिस्तान में जैसे सेंधा नमक की वो पहाड़ का रेंज है पूरा, उसको बोलते हैं। ठीक, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेंधा नमक का पहाड़ है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसे करके यानी कि इसमें विशेष प्रकार की रासायनिक का योगदान होगा, पदार्थों का योगदान होगा। अब हम तीसरा समझ लेते हैं, तीसरा जैविक या कार्बनिक वाली बात है, यानी कि पहला आपको समझ में आ गया, पहला आपको क्या समझ में आ गया कि निर्माण, जिन ऐसी अवसादी चट्टान जिनके निर्माण में जल, पवन, हिमनदों की क्रिया शामिल होती है, तो ऐसी अवसादी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक अवसादी चट्टानें। ठीक, और दूसरी प्रकार की अवसादी चट्टानें देखेंगे रासायनिक वाले में, यानी कि ऐसी अवसादी चट्टानें जिनके निर्माण में किसी विशेष रासायनिक पदार्थों का योगदान होता है, तो ऐसी अवसादी चट्टानों को हम रासायनिक अवसादी चट्टानें कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिख लिए। तीसरा हम लोगों ने क्या, जैविक या कार्बनिक, वही भाषा वही रहेगी, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि ऐसी अवसादी चट्टानें जिनके निर्माण में जीवों के अवशेष, ठीक है, जीवों के अवशेषों का योगदान होता है, यानी जो जीव होते हैं उनके जो अवशेष बचे तो उनका योगदान होता है, तो ऐसी चट्टानों को हम लोग जैविक या कार्बनिक अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल फिर चूना पत्थर, कोयला, गीजराइट आदि, ये सब हम उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चूना पत्थर अच्छा, वैसे एग्जाम्पल आप सब जगह लगा दो, बात वही है। ठीक, और अगर एक जो बस थोड़ा फैक्ट के हिसाब से ध्यान रख लो, कहीं पे आ सकता है, जो आगरा का किला है और दिल्ली का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर है ना जो, ठीक, जो बलुआ पत्थर में लिखा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, वो बलुआ पत्थर से निर्मित जो अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर, इनसे निर्मित है दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला। ठीक, फैक्ट के लिए ध्यान रखना। अब हम लोग अगली क्लास में एक छोटी सी क्लास ही बना दी, जिससे आपको अगर कोई कई बार अलग से सर्च मारता है, अलग से कोई देखना चाहता है कि फटाफट सिर्फ अवसादी चट्टानी पता चल जाए, तो अवसादी चट्टानी है। और अगर आपने इसको कहो कि अगली क्लास में हमें देखना, तो फटाफट हम लोग जब आपके पास पास पढ़ी होंगी दोनों क्लासें, जैसे ये थोड़े दिन बाद देखोगे तो दोनों क्लास आपको मिल जाएंगी, तो आपको ये क्लास के बाद तुरंत अगली क्लास भी सजेस्ट होने लगेगी, जिसमें हम लोग समझेंगे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। उसमें थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा एक चीज़ समझनी है हमें कि वो बार बार रूपांतरित कैसे होती है, फिर हम लोग जो शैल चक्र है उसको भी उसी क्लास में देख लेंगे, वो अच्छी चीज़ है, समझ में आ जाएगी, और वो भी 10 मिनट उसमें आसपास लगेंगे। अभी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।